हेलो फ्रेंड्स, एस्पायरिंग एस्पिरेंट्स 24 में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग भारत के संवैधानिक विकास में एक्ट ऑफ सेटलमेंट पढ़ेंगे। हम लोगों ने पिछली क्लास में रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ा, जिसमें दो मुख्य बातों को हम लोग पढ़े थे। एक तो देखे थे कि एक सुप्रीम कोर्ट बना था, एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी, एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी और एक कार्यपालिका का गठन हुआ था और एक कार्यपालिका का गठन हुआ था। और एक कार्यपालिका का गठन हुआ था। देखिए, कार्यपालिका में कौन कौन से थे, कौन कौन लोग थे। एक गवर्नर जनरल था, गवर्नर जनरल था और 4 सदस्यीय परिषद थे। चार सदस्यीय परिषद। अब देखिए, दोनों लोग विधि बना सकते थे, दोनों लोग विधि बना सकते थे और उनका क्रियान्वयन कर सकते थे। तो समस्याएं यहाँ पर ये उत्पन्न होती हैं कि जो सर्वोच्च न्यायालय अगर कोई विधि बनाता है जिससे जनता को समस्याएं होती हैं, तो वो गवर्नर के पास आते थे। जनता अपनी समस्या का समाधान के लिए गवर्नर के पास जाता था, या फिर गवर्नर जनरल ऐसा कोई विधि बनाता था, नियम बनाता था जिससे समस्याएं जनता को होती थी, तो वो सर्वोच्च न्यायालय के पास जाती थी। तो दोनों की शक्तियां यहाँ पर बटी हुई नहीं थी, दोनों की शक्तियां यहाँ पर आपस में टकरा रही थी। एक तो समस्या ये थी और दूसरी समस्या ये थी कि जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे वो ब्रिटिश के थे, तो उन्हें यहाँ के भारत के धार्मिक और सामाजिक रीति रिवाज, यहाँ की परंपराओं के बारे में उतना ज़्यादा जानकारी नहीं था। तो वो भी जो भी नियम कानून बनाते थे उससे यहाँ के धार्मिक सामाजिक रीति रिवाज प्रभावित होते थे। तो एक समस्या ये उत्पन्न होती थी। ऐसी ही समस्याओं का समाधान के लिए एक्ट ऑफ सेटलमेंट आया। तो एक्ट ऑफ सेटलमेंट लाने का जो सुझाव था वो एडमंड बर्क ने दिया था। एडमंड बर्ग ने दिया था। ये एडमंड बर्ग कौन थे? ये ब्रिटिश संसद के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। एडमंड बर्ग प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा एक्ट ऑफ सेटलमेंट है, यह जो रेगुलेटिंग एक्ट हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, रेगुलेटिंग एक्ट में जो भी कमियां थी जिससे समस्याएं उत्पन्न होती थी, उन समस्याओं को दूर करने के लिए एक्ट ऑफ सेटलमेंट आया। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि एक्ट ऑफ सेटलमेंट में क्या क्या प्रावधान किए गए थे इन कमियों को दूर करने के लिए। एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781। इसमें हम लोगों ने भी देखा कि ये 1773 ईस्वी में जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था उसमें संशोधन हेतु ये आया था। ये हम लोग इसको कह सकते हैं कि ये जो एक्ट आया रेगुलेटिंग एक्ट के संशोधन हेतु आया। रेगुलेटिंग एक्ट में संशोधन के लिए
ये एक्ट आया। और इसमें प्रावधान क्या क्या किए गए, अब हम इस पर चर्चा करते हैं। प्रावधान में पहला प्रावधान ये था कि जो कलकत्ता के जो सरकार थे, जो कलकत्ता की सरकार थी, वह अब बंगाल, बिहार और उड़ीसा क्षेत्र पर भी कानून बना सकती थी। तो इसमें पहला था कि जो कलकत्ता की सरकार थी, कलकत्ता की सरकार बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए विधि बनाएगी। देखिए, इस प्रावधान के तहत कलकत्ता की सरकार को विधि बनाने की दो शर्तें प्राप्त हुई। एक तो उनको रेगुलेटिंग एक्ट, जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, रेगुलेटिंग एक्ट के तहत विधि बनाने की इनको शक्ति प्राप्त हुई थी। और एक इस एक्ट के माध्यम से भी इनको शक्ति प्राप्त हुई कि आप बंगाल, बिहार और उड़ीसा, जो भी उनके दीवानी क्षेत्र थे जहाँ पर उन्होंने राजस्व वसूल करते थे, ये वहाँ पर आप ये विधि बना सकते थे। एक तो ये हुआ। और दूसरा प्रावधान ये कहा गया, दूसरे प्रावधान में, कि यहाँ की जो सुप्रीम कोर्ट है, जो सर्वोच्च न्यायालय है, सर्वोच्च न्यायालय जो भी विधि बनाएगी, सर्वोच्च न्यायालय जो भी विधि बनाएगी, सर्वोच्च न्यायालय जो भी विधि बनाएगी वो भारत के धार्मिक और सामाजिक रीति रिवाजों और परंपराओं को ध्यान में रखकर बनाएगी। ध्यान में रखकर बनाएगी। इसका मतलब यह है कि जो सर्वोच्च न्यायालय थे, वो जो भी विधि अब बनाएगी, वो भारत में धार्मिक, सामाजिक रीति रिवाजें जो भी हैं, उनकी परंपराओं को ध्यान में रख करके ही बनाएगी, जिससे कि उनकी सामाजिक, धार्मिक रीति रिवाज ये सब प्रभावित ना हो। ये इसमें प्रावधान किया गया। और तीसरा प्रावधान ये किया गया कि जो गवर्नर जनरल इन काउंसिल, गवर्नर जनरल इन काउंसिल गवर्नर जनरल इन काउंसिल सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से मुक्त हो गए। गवर्नर जनरल इन काउंसिल सर्वोच्च
न्यायालय के क्षेत्राधिकार से मुक्त हो गए। इसका आशय यह है कि जो गवर्नर जनरल और उनकी जो परिषद थी, अब वह जो भी विधि बनाएगी उसके लिए, उसकी पंजीकरण के लिए सर्वोच्च न्यायालय की जरूरत नहीं है। अब वो अपना खुद से विधि बना सकती है, उसमें सर्वोच्च न्यायालय कोई भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता। एक तो ये था। और चौथा प्रावधान ये किया गया कि सर्वोच्च न्यायालय की यहाँ पर शक्ति सीमित कर दी गई। सर्वोच्च न्यायालय, बताया गया कि सर्वोच्च न्यायालय अब राजस्व के मामले में कोई भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता, उसकी राजस्व की अधिकारिता समाप्त कर दी गई। चौथा प्रावधान ये किया गया कि सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति को कम करते हुए उसके राजस्व की अधिकारिता को समाप्त कर दिया गया। उसके राजस्व की अधिकारिता को समाप्त कर दिया गया। इसका मतलब यह है कि अब सर्वोच्च न्यायालय राजस्व पे कोई भी विधि नहीं बना सकती। समाप्त कर दिया गया। इस एक्ट के माध्यम से यह बताया गया कि सर्वोच्च न्यायालय अब राजस्व के मामले में कोई भी विधि नहीं बना सकेगी। अब इन दोनों से यह निर्णय निकलता है, यह हमको प्रतीत होता है कि यहाँ पर कार्यपालिका और विधायिका दोनों की शक्तियों को बांट दिया गया। इन दोनों प्रावधान से हमको यह पता चलता है, तीसरे और चौथे प्रावधान से यह पता चलता है कि यहाँ पर कार्यपालिका और विधायिका की शक्तियां बांट दी गई। कार्यपालिका और विधायिका की शक्तियां अलग कर दी गई। इनके क्षेत्राधिकार अलग कर दिए गए। 3-4 चीजों को हम लोग देखा है। और पांचवा ये था कि जो अन्य जो सर्वोच्च न्यायालय थे, जो और भी जो उनके क्षेत्र थे, ब्रिटिश क्षेत्र थे, चाहे मद्रास के हो गए या फिर बम्बई के हो गए, उनमें जो सर्वोच्च न्यायालय थी उनकी अपील, वो लोग अपील, उनके विरुद्ध जो अपील होता था, जो अन्य जो सर्वोच्च न्यायालय थे उनके विरुद्ध जो अपील होता था वो गवर्नर जनरल के पास जाता था। गवर्नर। पांचवा ये है कि अन्य सर्वोच्च न्यायालय के विरुद्ध अपील गवर्नर जनरल परिषद के पास जाता था।
के पास जाता था। और यदि मामला 5,000 पाउंड मूल्य से अधिक होता था तो वह ब्रिटिश क्राउन के पास जाता था। तो उसमें हम लोग 5 चीज़ों को देखें कि सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति को कम करते हुए राजस्व की अधिकारिता समाप्त कर दी गई, और जिससे हमको पता चलता है कि कार्यपालिका और विधायिका की शक्तियों को अलग अलग कर दिया गया। तो इन 5 प्रावधान से धीरे धीरे रेगुलेटिंग एक्ट में जो भी समस्याएं दिख रही थी उनको समाप्त कर दिया गया, और ये एक प्रकार से भारत में शासन करने की सुदृढ़ शक्ति का विकास हुआ इस एक्ट के माध्यम से। तो हम लोग अब आगे देखते हैं इसके आगे पिट्स एक्ट 1784। देखिए, पिट्स एक्ट 1784 किस लिए आया? ब्रिटिश संसद 2 कानून बनाई, एक रेगुलेटिंग एक्ट 1773 और एक एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781। इन दोनों कानून के माध्यम से वह कंपनी पर और भारत पर शासन करना चाहती थी। अभी तक तो वो कंपनी के द्वारा शासन करना चाहती थी, लेकिन अब वो बार बार ऐसा कानून बना करके तो नहीं कर सकती, इसलिए उन्होंने सोचा कि कुछ ऐसा किया जाए जिससे बार बार हमको कानून बनाने की ज़रूरत ना पड़े। तो उन्होंने पिट्स एक्ट 1784 को लाया, जिसके माध्यम से वह कंपनी पर भी और भारत में भी अपना नियंत्रण स्थापित किया। अब इसमें क्या क्या प्रावधान है वो हम लोग देख लेते हैं। पहला तो इसमें यह किया गया कि कंपनी और भारत पर नियंत्रण स्थापित करने का प्रावधान इसमें है। यह एक्ट आया किस लिए? कंपनी एवं भारत पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए। यह कंपनियों भारत पर नियंत्रण करने के लिए यह आया था। और दूसरा प्रावधान यह हुआ, एक बोर्ड का गठन किया गया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। दूसरे में एक बोर्ड का गठन किया गया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। बोर्ड ऑफ कंट्रोल जिसको नियंत्रक मंडल। बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया। इसमें सदस्य कितने होते थे? इसमें 6 सदस्य थे। 6 सदस्य होते थे। इस बोर्ड ऑफ कंट्रोल में 6 सदस्य होते थे, और वो होते कौन कौन थे? एक राज्य सचिव था, राज्य सचिव ही अध्यक्ष होता था, और एक चांसलर था, और 4 जो है प्रीवी काउंसिल के सदस्य होते थे।
4 प्रीवी काउंसिल के सदस्य इतने लोग थे। अब इनका काम क्या था, ये बनाए किस लिए गए थे? ये बनाए गए थे कि ये कंपनी के राजनीतिक कार्यों पर नियंत्रण करने के लिए बनाए गए थे। इनका काम क्या था? ये कंपनी के राजनीतिक कार्यों का नियंत्रण करते थे। ये कंपनी के राजनीतिक कार्यों का नियंत्रण करते थे। कंपनी के राजनीतिक कार्यों का नियंत्रण करेंगे। ये कंपनी के राजनीतिक कार्यों का नियंत्रण करेंगे। जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया था, इसमें 6 सदस्य थे। एक राज्य सचिव था जो अध्यक्ष होता था, और एक चांसलर था, और 4 पीबी काउंसिल के सदस्य थे। और इनका काम क्या था? कंपनी के राजनीतिक कार्यों का नियंत्रण करना। और तीसरा प्रावधान इसमें यह किया गया, जो निदेशक मंडल होते थे, जो निदेशक मंडल थे, उनको बताया गया कि आप व्यापारिक कार्यों का नियंत्रण करेंगे। निदेशक मंडल केवल व्यापारिक कार्यों का नियंत्रण करेंगे। निदेशक मंडल केवल व्यापारिक कार्यों का नियंत्रण करेंगे। अब देखिए, यहाँ पर व्यवस्था किया गया कि जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल थे, उनमें 6 सदस्य का नियुक्त किया गया, और ये कंपनी के राजनीतिक कार्यों का नियंत्रण करेंगे। और जो निदेशक मंडल था, जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर इसको कहते हैं, ये केवल व्यापारिक कार्यों का नियंत्रण करेंगे। इसमें 24 सदस्य होते थे, कल हम लोगों ने देखा था। और चौथा इसमें प्रावधान ये किया गया, इसमें साफ साफ बताया गया कि जो कंपनी द्वारा जो अर्जित क्षेत्र है, अब वो ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र कहलाएगा। चौथा इसमें बताया गया कि जो कंपनी द्वारा अर्जित क्षेत्र है, कंपनी द्वारा अर्जित क्षेत्र ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र कहलाएगा। ब्रिटिश आधिपत्य या ब्रिटिश भारत क्षेत्र कहलाएगा। ब्रिटिश भारत कहलाएगा ना। कंपनी द्वारा जो अर्जित क्षेत्र है वो ब्रिटिश भारत क्षेत्र कहलाएगा, और कंपनी इसका प्रतिनिधित्व करेगी। और इसका प्रतिनिधित्व कौन करेगा? जो ब्रिटिश भारत है, इसका प्रतिनिधित्व कंपनी करेगा। ब्रिटिश भारत का प्रतिनिधित्व ब्रिटिश भारत का प्रतिनिधित्व कंपनी करेगा।
देखिए, यह एक ऐसा पहला दस्तावेज था जिसमें सीधे सीधे कहा गया कि जो कंपनी जो भी क्षेत्र अर्जित की हुई है उस पर अब ब्रिटिश भारत, वह क्षेत्र अब ब्रिटिश भारत कहलाएगा और कंपनी उसका प्रतिनिधित्व करेगी। यह ऐसा पहली बार इस दस्तावेज में कहा गया। और इसके आगे पांचवा है, अब देखिए, अब इस समय तक भारत में बहुत सी चीज़ें बदल गई थी। अब जो गवर्नर जनरल थे उनके भी पास शक्तियों बढ़ाने का समय आ गया था, क्योंकि उनके पास भी बहुत ज़्यादा भार आ गया था, तो उनकी शक्तियों में भी कुछ बदलाव किया गया। पांचवा ये है कि गवर्नर जनरल, पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि गवर्नर जनरल के साथ साथ 4 सदस्यीय परिषद का गठन किया गया था, लेकिन अब इसमें गवर्नर जनरल में जो 4 सदस्यीय परिषद थे, 4 सदस्यीय परिषद की संख्या 3 कर दी गई। गवर्नर जनरल की 4 सदस्यीय परिषदों की संख्या अब 3 कर दी गई ना, और उसमें एक जो है कमांडर इन चीफ होता था, उसमें एक कमांडर इन चीफ होता था। उसमें एक कमांडर इन चीफ होता था ना। अब यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि जो गवर्नर जनरल की 4 सदस्यीय परिषद थी उनकी संख्या यहाँ पर 3 कर दी गई। पहले कितनी थी? पहले 4 थी, लेकिन अब 3 कर दी गई। और ये 3 में से एक कमांडर इन चीफ होगा, मतलब सेनापति एक होगा। और इनमें अब इनकी शक्तियाँ को बढ़ाया गया, इनको बताया गया कि आप जो प्रांत हैं, चाहे बम्बई हो गए या मद्रास हो गए, उनके जो गवर्नर हैं, आप जो भी ऐसा कुछ नियम कानून बनाएंगे, अगर उनका वहाँ पर लागू नहीं हो रहा है, वहाँ की सरकार उसको लागू नहीं कर रही है, ऐसे नियम कानून का वहाँ पर अवमानना हो रहा है, तो आप उनको विफलता के आधार पर उनको निरस्त कर सकते हैं। तो इसमें छठा प्रावधान ये है, गवर्नर जनरल, बंगाल के जो गवर्नर जनरल है, बंगाल के गवर्नर जनरल अन्य गवर्नरों को उनकी विफलता के आधार पर बर्खास्त कर सकते हैं। उनकी विफलता के आधार पर बर्खास्त कर सकते हैं। बर्खास्त कर सकते हैं। ये चीज़ें हमको यहाँ पर पता चली कि जो बंगाल के जो गवर्नर जनरल थे, वो अन्य गवर्नर जनरल, यदि वह ये जो नियम कानून बनाते हैं बंगाल के गवर्नर जनरल, उनका वहाँ पर पालन नहीं करते, उस नियम का अवमानना करते हैं, तो ये गवर्नर जनरल उनकी गवर्नर जनरल की विफलता के आधार पर कि आप यहाँ पर नियम कानून अच्छे से लागू नहीं कर रहे हैं, उनका क्रियान्वयन नहीं कर रहे हैं, उस आधार पर उनको, उस सरकार को बर्खास्त कर सकती थी। ऐसा इनके पास शक्ति इस एक्ट के तहत
आया। अब 7वां इसमें है कि जो देशी राजाओं से अगर आप युद्ध करते हैं या संधि करते हैं तो आप ऐसा करने से पहले आप जो है ब्रिटिश संसद से या ब्रिटिश सरकार से अनुमति लेंगे। आप देशी राजाओं, यहाँ के जो भारत के जो देशी राजा थे, देशी राजाओं से युद्ध और संधि करने से पहले ब्रिटिश सरकार से अनुमति लेंगे। ब्रिटिश सरकार से अनुमति लेंगे। इस एक्ट में हमारे ये 6-7 ठो जो है मुख्य प्रावधान किए गए थे, जिसके तहत भारत में एक अच्छी भारत में कंपनी और भारत में शासन करने के लिए प्रावधान किया गया। हम लोगों ने एक्ट ऑफ सेटलमेंट देखा कि एक्ट ऑफ सेटलमेंट में जो भी रेगुलेटिंग एक्ट में जो भी समस्याएं थी उसको दूर करने के लिए एक्ट ऑफ सेटलमेंट लाया गया। इसमें क्या क्या प्रावधान थे हमने उसको देखा। पिट्स इंडिया एक्ट किस लिए आया, इसमें क्या क्या प्रावधान थे, हमने वो चीज़ों को देखा कि गवर्नर जनरल में 4 सदस्यीय परिषद थी जिसको घटा करके 3 कर दी गई और इन्हीं गवर्नर जनरल को ये शक्ति दे दी गई कि आप अन्य गवर्नर जनरल को उनकी विफलता के आधार पर बर्खास्त कर सकते हैं। और उसी में ये भी प्रावधान किया गया कि देशी राजाओं से युद्ध और संधि करने से पहले ब्रिटिश सरकार से आप अनुमति लेंगे। तो ये चीज़ें अब पिट्स इंडिया एक्ट के तहत जो ब्रिटिश सरकार थी वह अब भारत में ज़्यादा हस्तक्षेप करने लगी, कंपनी के ऊपर नियंत्रण स्थापित करने लगी, उनका हस्तक्षेप भारत में ज़्यादा हो गया। कंपनी को अब इस एक्ट के माध्यम से केवल व्यापार तक सीमित कर दी कि आप बस केवल व्यापार का देखेंगे, बाकी राजनीतिक कार्य हम अपना देखेंगे। उसके लिए उन्होंने एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया। ये चीज़ें हम लोग यहाँ पर पढ़े। बोर्ड ऑफ कंट्रोल में 6 सदस्य होते थे, जिसमें एक राज्य सचिव होता था जो अध्यक्ष था। थैंक यू, आज के लिए इतना ही। मिलेंगे हम लोग अगले क्लास में। धन्यवाद।